नमस्कार, मैं योगेश राणा। राहुल गांधी की सांसदी चली गई, लेकिन वो गांधी खानदान में पहले नहीं है जिनको संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी है। इससे पहले 1975 में इंदिरा गांधी और 2006 में सोनिया गांधी की संसद से सदस्यता चली गई थी। इन्हीं दो उदाहरणों को देकर आजकल कईयों का कहना है कि इन दोनों घटनाओं के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1980 में और सोनिया गांधी के नेतृत्व में 2009 में कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, बड़ी जोरदार तरीके से वापसी की थी। इसीलिए क्या इस बार राहुल गांधी कोई चमत्कार दिखा पाएंगे? वो अपनी दादी और अपनी मां की तरह कांग्रेस की जबरदस्त वापसी करवा पाएंगे? यह एक सवाल है जो बहुत से लोग आजकल कर रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर समझने से पहले एक बात पर गौर कीजिए। भाजपा इस मामले को पूरे ओबीसी समुदाय से क्यों जोड़ रही है, यह समझना जरूरी है। क्या यह भाजपा की मजबूरी है और इससे भाजपा को लाभ क्या होने वाला है? क्या भाजपा किसी उधेड़ बुन में लगी हुई है, फंस गई है? क्या भाजपा को चिंता दिख रही है, या फिर राहुल गांधी इतने कड़े हमले का बड़ा नुकसान भाजपा को कर सकते हैं? इस पर आएंगे, लेकिन पहले आप एक बात पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद इसको मुद्दा बनाना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन इसको मुद्दा बना दिया भाजपा ने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको लेकर एक के बाद एक 6 ट्वीट किए और मंच से भी कई सारी बातें कही। उन्होंने अपने ट्वीट और भाषण के जरिए यह समझाने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज को, पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया है। नड्डा ने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी ने केवल मोदी समुदाय का अपमान किया है, बल्कि नड्डा ने यह आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी ने समस्त ओबीसी समुदाय का अपमान किया है। यानी बात साफ सी है, राहुल गांधी की 2 बरस की सजा और इसके बाद संसद से सदस्यता रद्द होने के मामले को भाजपा पूरे ओबीसी समाज के अपमान से जोड़ रही है और भाजपा अपने इस मकसद में कामयाब भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि विपक्ष की ओर से इस पर तेजी से प्रतिक्रिया आने लगी है। अखिलेश यादव समेत कई लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अगर किसी बात पर प्रतिक्रिया तेजी से आती है तो जनता उसको आधा तो सच तुरंत ही मानकर बैठ जाती है। इसीलिए बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कुछ आंकड़ों पर आते हैं। आंकड़ों से समीकरण को समझना बहुत ही जरूरी है। आप कुछ आंकड़ों की भाषा को समझिए जो लोकसभा चुनाव में ओबीसी समुदाय की अहमियत को दिखाते हैं और यह भी बताते हैं कि ओबीसी वोटर भाजपा की एक बहुत ही कमजोर कड़ी है। 1996 से लेकर 2014 तक लोकसभा चुनाव में ओबीसी का सबसे ज्यादा जो वोट जाता था वो क्षेत्रीय दलों को मिलता था। आप ध्यान दीजिए, क्षेत्रीय दलों को इस काल में 43 से 49% वोट मिला और कांग्रेस को 24 से 15% वोट मिला, जबकि यह भाजपा के हिस्से में 19 से 34% वोट रहा। मैं 1996 से 2014 तक के चुनाव की बात कर रहा हूं, यह आंकड़ा उसी समय का है। यानी कि बात साफ है, ओबीसी वोट पर क्षेत्रीय दलों का बड़ा अधिकार रहा है। हालांकि भाजपा के हिस्से में वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है इस कालखंड में, लेकिन यह बढ़ोतरी अगर आप गौर से देखेंगे तो कांग्रेस के हिस्से में जो वोट कम होता चला गया वो भाजपा के हिस्से में बढ़ता चला गया। क्षेत्रीय दलों के वोट में फर्क नहीं पड़ा, कांग्रेस का घटा भाजपा का बढ़ा, यानी कि वोट कांग्रेस के यहां से शिफ्ट हुआ है। मैं यहां पर एक टेबल दिखा रहा हूं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। भाजपा के हिस्से में जो ओबीसी वोट बढ़ा वो कांग्रेस का हिस्सा रहा है। क्षेत्रीय दलों के पास ओबीसी का वोट बैंक 2014 तक कम नहीं हुआ, लेकिन 2019 में कमाल हो गया। भाजपा को ओबीसी का 44% वोट मिल गया। ओबीसी वोट में कांग्रेस का हिस्सा तो उतना ही रहा जितना पहले रहा, लेकिन क्षेत्रीय दलों का वोट बड़ी तेजी से टूट गया, बड़ी टूट हो गई। यानी यह एक सीधी सी बात है, जो 2019 का चुनाव हुआ है, यह जो भाजपा ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, यह ओबीसी वोट की बदौलत की है और वो क्षेत्रीय दलों से टूट कर आया है। ये आंकड़े लोक नीति CSDS नेशनल इलेक्शन स्टडीज के हैं। इस तरह से यह समझा जा सकता है कि भाजपा जिस वोट से जीत रही है वो क्षेत्रीय दलों का वोट है और इस बार अपने ओबीसी वोट को पाने के लिए क्षेत्रीय दल व्याकुल है। आप समझ सकते हैं, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश, सब जगह इसमें क्षेत्रीय दल लगे हुए हैं और कांग्रेस को एक तरफ रखकर लगे हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि इस वोट को वो कांग्रेस को दूर रखकर ही वापस पा सकते हैं,
क्योंकि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करती है तो दो चिंताएं पैदा हो जाती है। एक, सीटों के बंटवारे को लेकर, दूसरा, वोटर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि दोनों के वोट बैंक एक समय पर एक ही रहे। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से लेकर उसके समाप्त होने तक सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने, जो क्षेत्रीय दल है, उन्होंने राहुल गांधी से दूरी बनाकर रखी। कुछ एक दो दलों के नेता और छोटे नेता यात्रा में शामिल हुए, लेकिन कोई भी बड़ा नेता यात्रा में शामिल नहीं हुआ। यहां तक कि कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की बात करने वाले नीतीश कुमार ने भी भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाकर रखी। राहुल गांधी के निमंत्रण पत्र पर भी कोई नहीं आया। इसका साफ सा कारण है, क्षेत्रीय दल अपने वोट बैंक की वापसी चाहते हैं और वो कांग्रेस के साथ आकर नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे कांग्रेस के मजबूत होने का खतरा पैदा हो सकता है। खतरा पैदा नहीं हो सकता कि बल्कि कांग्रेस मजबूत हो सकती है। लेकिन भाजपा चाह रही है कि कांग्रेस चुनावी सीन में बनी रहे ताकि विपक्ष की एकता न बन सके। विपक्ष की एकता में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस ही है। अब यह तो पता नहीं लोकसभा चुनाव तक भाजपा राहुल गांधी के बहाने ओबीसी वोटर को साध पाएगी या नहीं साध पाएगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि अभी तक विपक्ष के गैर कांग्रेसी दल जितने भी थे, खासकर जो क्षेत्रीय दल थे, हर दल का अपना कोई प्रदेश है, वो अपने प्रदेश में मजबूत है, ये सभी एकजुट होते हुए दिख रहे थे। और आप इसको G8 के तौर पर भी समझ सकते हैं। 8 मुख्यमंत्री तो एक हो ही चुके हैं और इन मुख्यमंत्री जो 8 हुए, इनमें कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। ये सभी दल ये चाहते थे कि अपने अपने राज्यों में भाजपा को बड़ी चोट कर दे, लेकिन अब सीन में कांग्रेस आ रही है, इसीलिए अब सीटों के बंटवारे का झगड़ा बनेगा और विपक्षी दलों का वोटर बड़े कंफ्यूजन में आ जाएगा। भाजपा अपनी रणनीति में अभी तो कामयाब होती हुई सीधे सीधे दिख रही है, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बन रहे मेरे साथ।